गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। आप सभी का इस 12th प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन 2022 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो पेपर सॉल्यूशन होगा अपना फिजिक्स का फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स का होगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए से अपन स्टार्ट करेंगे इसको। तो चलिए पार्ट ए के अंदर अपना जो फिजिक्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अपने पास में वो है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से आप क्या समझते हैं? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है अपने पास में, जैसे कि अपन मान लेते हैं स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है अपने पास में, तो उस स्फेरिकल शेप का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर अपन पूरे स्फेयर का जो मास है एक पॉइंट पे कंसीडर मान सकते हैं, उसी को बेसिकली अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। जैसे कि अपने पास में एक स्फेयर मान लेते हैं इसको, इसका जो ये सेंटर होगा, जियोमेट्रिकल सेंटर जो होगा यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर अपन इसका पूरा कंप्लीट जो मास होगा इस एक पॉइंट के ऊपर अपन मान सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, देखो मीन्स क्या हो जाएगा, देखो अ पॉइंट, सॉरी पेन चेंज करता हूँ थोड़ा, ओ देखिए, अ पॉइंट एट विच कंप्लीट मास ऑफ rigid body can be centered it, मीन्स पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट के ऊपर अपन सेंटर्ड मान सकते हैं। अब क्या होगा, जब भी ये बॉडी जो रिजिड बॉडी होगी मूव करेगी, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास, जो पूरा सिस्टम जो अपना मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ में ये मूव करेगा अपने पास में। बट फर्क क्या होगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, जो भी इसके ऊपर क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो इस पॉइंट के ऊपर मान सकते हैं अपन, इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगता है। पूरी बॉडी पे ना मान के अपन क्या मानेंगे, इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर पूरा लगता है फोर्स। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, राइट डाउन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ फोको पेंडुलम। अब फोको पेंडुलम क्या होता है, इसके अंदर एक फोको नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा पेंडुलम लिया था। इसका जो मास था अपने पास में, उसने लिया था करीब 28 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट लिया था मास, और जो इसकी लेंथ थी यहाँ से लेके अपने पास में, सॉरी यहाँ से यहाँ तक एक धागा लिया उसने, या फिर अपन कह सकते हैं एक वायर लिया उसने, क्या कह सकते हैं, एक वायर लिया उसने। तो इस वायर की जो लेंथ थी अप्रोक्स अपन कह सकते हैं 72 मीटर के आसपास, इतना बड़ा उसने एक पेंडुलम लिया था अपने पास में। उसके ऊपर वाला जो है दृढ़ आधार से फिक्स कर दिया इसको। फिर जब इसने इसको ऑसिलेट करवाया इसने, तो उसका जो टाइम पीरियड था उसके पास में, तो टाइम पीरियड आया था जब इसको ऑसिलेट कराने पर जो आया था 17 सेकेंड के आसपास आया था, सॉरी मिनट के आसपास आया था, 17 मिनट के आसपास आया था। अब इस पेंडुलम की सहायता से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो अर्थ है अपना, अर्थ का जो रोटेशन होता है, रोटेशन कैसे होता है अपने पास में, वेस्ट टू ईस्ट होता है। एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितना टाइम पीरियड होता है अर्थ का, बताइए चलो कितना होता है, 24 अर्थ होता है। कितना होता है, 24 अर्थ लगता है अर्थ को अपने एक्सिस पे 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। ये लोग आप सब जानते हो इसके बारे में। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस फोकोस पेंडुलम की हेल्प से अपन अर्थ का रोटेशन अपन को मालूम पड़ता है कि अर्थ क्या है, फिक्स नहीं है, वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है अपने अपने एक्सिस के अबाउट। तो क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, विद द हेल्प ऑफ Foucault's pendulum, we can explain that rotation of
रोटेशन ऑफ अर्थ about own axis फ्रॉम, कहाँ से रोटेशन होता है इसका, वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है, वेस्ट टू ईस्ट। कितना टाइम पीरियड लगता है उसको अपने रोटेशन के अंदर, वेस्ट टू ईस्ट, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स लगते हैं। एक तो अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फोकस पेंडुलम है अपन को ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो अर्थ है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, अर्थ क्या है, अर्थ कैसा है, अर्थ इज अ नॉन inertial frame of रेफरेंस है। ये दो चीजें अपन इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में स्क्रीन के में क्या है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। अपन एसटीआर में पढ़ते हैं, एसटीआर मीन्स क्या हो गया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें आइंस्टाइन ने अपन को क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फॉर्मूला ऑफ मास विद वेलोसिटी का क्या दिया था आइंस्टाइन ने फॉर्मूला, अपन सब जानते हैं। तो क्या होगा, आइंस्टाइंस मास फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था अपने पास में, बताइए एक बार, थोड़ा रिकॉल करिए। चलो देखिए यहाँ पे अपने पास में क्या था, ये जो रिलेटिव जो मास आता है अपने पास में, ये क्या कहता है आइंस्टाइन, अगर कोई भी मास या पार्टिकल जो बॉडी है जिसका मास m है वो किसी भी v वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है, तो उसका मास जो होगा वो हैवी हो जाएगा, बढ़ जाएगा मास। कैसे उसने अपन को रिलेशन दिया था, देखिए m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, m नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपने पास में ये आ जाएगा। यहां पे जो अपने पास में v क्या है, हियर v क्या हो जाएगा अपने पास में, बोलो, v इज क्या है, मास वेलोसिटी आ गया अपने पास में। जो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो अपने पास में आ गया, मास वेलोसिटी। दूसरा अपने पास में ये c क्या हो गया, बताइए। c आप लोग जानते हैं इसके बारे में, क्या है बोलिए, c इज लाइट वेलोसिटी है। क्या है अपने पास में, लाइट वेलोसिटी है अपने पास में। लाइट वेलोसिटी को एज ए कांस्टेंट रेफर करते हैं अपन स्पेस के अंदर। और m नॉट क्या हो गया अपने पास में, बताइए, m नॉट क्या हो गया, m नॉट इज रेस्ट मास हो गया अपने पास में। क्या हो गया, रेस्ट मास। अगर कोई पार्टिकल फिक्स्ड या स्थिर अवस्था में है तो अपन को क्या हो जाएगा, रेस्ट मास हो गया अपने पास में। c लाइट वेलोसिटी होगी और v क्या हो गया, मास नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। ये अपने पास में रिलेशन निकल के आ गया आइंस्टाइन फॉर्मूले से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन को समझने के लिए अपने पास में एसटीआर के अंदर ही अपन पढ़ते हैं टाइम डायलेशन के बारे में। तो जो एसटीआर फ्रॉम एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अपने पास में जो टाइम आता है, जैसे अपने पास में दो फ्रेम होते हैं बच्चों, क्या होता है, दो फ्रेम होते हैं। एक तो होता है एस फ्रेम होता है अपने पास में, दूसरा क्या होता है अपने पास में, ये तो था एस फ्रेम, सॉरी ये था अपने पास में एस फ्रेम। दूसरा क्या था अपने पास में, ये था एक्स, ये था जेड, ये था वाई, ये था अपने पास में एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया अपने पास में यहाँ पे, ये हो गया एस डैश फ्रेम हो गया। अगर एस डैश फ्रेम किस वेलोसिटी से, v कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स नहीं वाई एक्सिस के अलोंग क्या करता है, अगर मूव करता है अपने पास में ये, तो
एक यहाँ पे अपन क्या रखते हैं, अगर यहाँ पे अपन वॉच को टाइम को नोट करते हैं, उसका टाइम अपने पास में आ जाएगा टी नोट आ जाएगा अपने पास में। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं छगन, कौन है, छगन है, छगन कहाँ बैठा है, एस फ्रेम में बैठा है। और मगन कहाँ बैठा है, ये है मगन, इसके पास में घड़ी है, वो टाइम को नोट कर रहा है यहाँ पे। और ये जो छगन बैठा है अपने पास में, CH लिखता हूँ छगन, ये क्या करता है, इसके पास भी घड़ी है अपने पास में, ये टाइम को नोट कर रहा है। ये किस में बैठा है, एक ऐसे फ्रेम में बैठा है, ऐसे प्लेन में बैठा है जिसकी वेलोसिटी v और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है जब सॉल्व करेंगे, इसका जो टाइम पीरियड इसने नोट किया वो क्या हो गया, t हो गया, इसका हो गया t नॉट हो गया। STR से इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, t नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल नोट करते हैं, क्या सुनना, सामने देखना एक बार पूरा। तो क्या है एग्जाम्पल अपने पास में, अगर लेट मान लेता हूं मैं, क्या करता हूं, मान लेता हूं, क्या मानते हैं सर आप, वेलोसिटी जो है इसकी वो लाइट के कंपेरेबल है, रिलेटिव होनी चाहिए, लाइट के कंपेरेबल है। कैसे होगी रिलेटिव, क्या मानेंगे अपन, इसको मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के लिए √3c अपॉन 2 मान लेता हूं। ये वेलोसिटी इस फ्रेम की, एस टेस्ट फ्रेम की, जहाँ कौन बैठा है, छगन बैठा है, मूव कर रहा है और टाइम को नोट कर रहा है। तो चलिए ये वैल्यू जब अपन पुट करते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, तो क्या अपने पास में आ जाएगा, ये टाइम कौन सा है, टी नॉट, जो मगन नोट कर रहा है एस फ्रेम में, जो कौन सा है, फिक्स्ड है, स्थिर फ्रेम है वो। अब अपन वैल्यू जब पुट करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वी क्या अपने पास में, डायरेक्ट स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पे, 3c² अपॉन 4 हो जाएगा, क्या लिख दूँ इसको, 3c² अपॉन 4c², c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 जब इसको करूँगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 होगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/4 होगा, रूट के अंदर 1/4 क्या होता है, 1/2 होता है। तो जब सब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2t नॉट आ जाएगा। ये अपने पास में निकल के आ गया इक्वेशन, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ मैं तब। तो अपन को क्या दिखाई दे रहा है कि टाइम क्या है, ये टाइम t तो क्या था, फिक्स्ड फ्रेम में था, t नॉट फिक्स फ्रेम में था, सॉरी, और जो t था वो एस टेस्ट फ्रेम में था। इसका जो टाइम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, डबल आ रहा है जस्ट। इसका मीन्स क्या हुआ, जब मगन का 1 घंटा बीता, मान लेते हैं टी नॉट 1 आवर्स था, जब मगन का 1 घंटा बीता तो जो छगन था उसका टाइम स्पेस के अंदर कितना, जब स्पेस में जो वो ट्रेवल कर रहा था इस वेलोसिटी से, तो इतना टाइम कितना लगा, 2t हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ कि टाइम मगन के लिए ज़्यादा लगा टाइम, और छगन के लिए टाइम क्या हो गया, कम हो गया, थोड़ा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, टाइम डायलेशन नाम देते हैं। क्या देते हैं, टाइम डायलेशन नाम देते हैं। तो चलिए आया समझ में टाइम डायलेशन, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया पूरा कंप्लीट, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन अपने पास में, व्हाट इज क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, अवमंदित सरल आवर्त गति, डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अपन इसको डिस्कस करते हैं। जब ये इसका एक पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करते हैं, इस पर्टिकुलर केस के बारे में क्या होता है, ये कैसा केस है, एक पर्टिकुलर है, सॉरी पर्टिकुलर CL, पर्टिकुलर केस के बारे में अपन जब डिस्कस करते हैं, तो जो गामा की वैल्यू है अपने पास में, गामा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा नॉट के अंदर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं अपने पास में यहाँ डेल्टा जो होता है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है बताओ बच्चों, अंडर द रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन आती है तो अपन क्या करते हैं, गामा इक्वल टू ओमेगा नोट करते हैं। जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास में डेल्टा की वैल्यू निकल के 0 आएगी। इसका मीन्स क्या हुआ, अपने पास में जो डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 0 हो जाएगा। अप्रोक्स मीन्स नहीं, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, 0 आ रहा है कंप्लीटली यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में, 0 हो जाएगा। तो वो अपने कोई काम का नहीं है। तो अपन इसको यूटिलाइज करने के लिए क्या मानते हैं, इसको 0 ना मान के क्या मानते हैं, डेल्टा की जो वैल्यू है टेंस टू क्या मानते हैं, h मानते हैं। h मीन्स इक्वल्स टू h मानते हैं, टेंस टू 0 हो जाएगा ये।
डेल्टा की वैल्यू क्या मानते हैं अपन यहाँ पे, डेल्टा इक्वल्स टू एच। यहाँ पे एच क्या है, टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 है, मतलब बहुत छोटा है, 0 के करीब ही है इसको। इससे क्या होगा, अपने पास में एक यूटिलाइज इक्वेशन निकल के आ जाएगी, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, जब अपन ये वैल्यू पुट करेंगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास में एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑसिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो वो इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट ई टू दी पावर माइनस टी टू टी प्लस टी अपॉन 2t। ये अपने पास में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकल के आती है जब इसको अपन वैल्यू डेल्टा की वैल्यू टेंस टू 0 मतलब h कंसिडर करते हैं। इस इक्वेशन से अपन को क्या यूटिलिटी क्या है इसका क्या अपन इससे अपन बता सकते हैं, तो इससे अपन क्या बता सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है, टर्म 2 दिखाई दे रही होगी आपको, थोड़ा सा कलर से लिखता हूँ मैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो टर्म दिख रही है आपको और एक ये जो टर्म दिख रही है आपको, ये जो टर्म दिख रही है आपको ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन 2t, और ये जो अपने पास में दिख रही है दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ उसको मैं, और ये आ जाएगी अपने पास में सेकंड टर्म हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो टर्म दिखाई दे रही है इनिशियली जब टाइम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो ये जो सेकंड टर्म है वो डोमिनेट करेगा। दूसरा, जब टाइम की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो अपने पास में ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म है वो डोमिनेंट होगा। जब इसको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, वक्र प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो अपने पास में क्या आता है, ये हो गया एक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे अपने पास में टाइम हो गया। जब इनके बीच में अपन क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं वक्र, तो किस प्रकार का आता है, मैंने क्या कहा था, इनिशियली जब टाइम कम हो, यहाँ तक मान सकते हैं अपन ऐसे, जब टाइम कम हो तो कौन सा टर्म करेगी डोमिनेंट, कौन सी वाली, सेकंड वाली डोमिनेंट करेगी। तो क्या होगा, सेकंड वाली में t बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, दिखाई दे रहा है इजीली। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनिशियली ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे ही मैक्सिमम होगा उसके बाद में कौन सी टर्म डोमिनेट करने लग जाएगी, अपने पास में फर्स्ट टर्म हो जाएगी, वो एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे, इन्फिनाइट टाइम पे 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास में यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा क्या होगा, सॉरी गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे गामा की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगी अपने पास में, जो केस अपन कंसीडर कर रहे थे इस टाइप का। ये है अपने पास में क्रिटिकल डैम्पिंग मोशन होता है इसके अंदर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। अब फोर्स्ड ऑक्सीलेशन की जो अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज, इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, सामने देखना पूरा। तो क्या है, डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर प्लस इसके बाद में आ जाएगा 2, बी का फैक्टर आएगा अपने पास में कांस्टेंट, बताऊंगा अभी क्या है ये, डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। उसके बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपने पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर आ जाएगा। ये क्या सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास में, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा अपने पास में। अब सुनना, यहाँ पे जो अपने लिखा है हियर, बी जो है, बी क्या होता है अपने पास में, गामा अपॉन एम होता है, और अपने पास में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा नॉट, वो क्या होती है, के ओमेगा स्क्वायर, के अपॉन क्या होता है, एम होता है। नेक्स्ट जो अपने पास में एफ नॉट जो आया फोर्स, ये होता है कैपिटल एफ अपॉन एम नॉट। कैपिटल एफ क्या है,
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है अपने पास में। ये आप जानते हो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट हो गया, ये मास हो गया ऑब्जेक्ट का, गामा कांस्टेंट हो गया, एम मास हो गया ऑब्जेक्ट का। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन की। बस इतना सा आपको लिखना था इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, राइट डाउन अ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन वेव मोशन। अब अपन को क्या कह रहा है, राइट डाउन अ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। अब वेव इक्वेशन के बारे में तुम लोग जानते हो क्या होती है, वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, वन डायमेंशन वेव मोशन की जो इक्वेशन है वो अपन जानते हैं। वन डायमेंशन वेव मोशन की इक्वेशन को अपन जानते हैं, क्या होती है वो बताइए, डेल स्क्वायर वाई अपॉन टाइम के वाई का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक चर हो गया अपने पास में एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। ये अपने पास में मोशन ऑफ वेव इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब इस इक्वेशन की अपने पास में यूटिलिटी क्या है, इस इक्वेशन की यूटिलिटी ये है कि अपन को पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय जो राइट हैंड साइड में अपन को ये जो टर्म दिखाई दे रही है, ये वाली जो टर्म है, इसमें जो इसका मल्टीपल जो फैक्टर आ रहा है अपने पास में, इसका मल्टीपल जो फैक्टर कौन है यहाँ पे, वी स्क्वायर है, क्या कहेंगे, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका जो मल्टीपल फैक्टर है क्या है, मल्टीपल जो फैक्टर आ रहा है उसका गुणांक जो आ रहा है इसका, वो क्या निकल के आ रहा है अपने पास में, वी स्क्वायर। मीन्स पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय अपन को डायरेक्ट यहाँ से वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट हो रही है। ये इस इक्वेशन की यूटिलिटी हो गई अपने पास में। समझ में आया कि नहीं आया आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, डिफाइन फेज वेलोसिटी। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। अब फेज वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि किसी भी तरंग की विशिष्ट कला का जो वेग होगा किसी मीडियम के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे अपन, फेज वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज वेलोसिटी बोलेंगे। उसको अपन डिफाइन करते हैं ऐसे, फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या लिखेंगे, फेज फॉर्मूला ऑफ फेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, v जो होगा क्या होगा, w बटे k हो जाएगा अपने पास में। ओमेगा, ये क्या होता है ओमेगा, एंगुलर, क्या होगा ये, एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट हो जाएगा अपने पास में। इसमें क्या होता है, ये जो वेव दिखाई दे रही है, सिंगल वेव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ, सिंगल वेव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सिंगल वेव का एक पर्टिकुलर जो फेज होगा, पर्टिकुलर क्या होगा यहाँ पे, फेज होगा, एक पर्टिकुलर जो फेज होगा किसी तरंग का, उस पर्टिकुलर फेज के साथ मीडियम के अंदर जो प्रोपोगेट करेगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगी। उस वेव का जो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रही है पर्टिकुलर या कांस्टेंट फेज के साथ में, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेव की फेज वेलोसिटी बोलेंगे अपन उसके पास में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फेज वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है, ये तो था फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है, बहुत सारी जो वेव्स होती हैं जिनका क्या हो, तरंगदैर्ध्य लैम्डा क्या हो, वेवलेंथ क्या हो, उसकी कांस्टेंट हो, इन सब की क्या हो, वेवलेंथ कांस्टेंट हो। जब ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं। क्या होते हैं बोलो, सुपर इम्पोज होते हैं। इनका क्या है, या तो फ्रीक्वेंसी या लैम्डा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा। जब इनका ईच वेव का v और लैम्डा सेम रहेगा, जब एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे, तो अपने पास में एक वेव पैकेट का निर्माण करेंगे।
क्या कंसिस्ट करेंगे, ये एक वेव पैकेट का निर्माण करेंगे। ये है अपने पास में फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया अपने पास में। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हो गया साई, ये डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में अपन ग्राफ प्लॉट करते, ये अपने पास में क्या हो गया, एक वेव पैकेट हो गया। क्या हो गया, वेव पैकेट हो गया। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को डेरिवेटिव डी डब्ल्यू अपॉन डी के से अपन इसको डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट समझ में आया। ये वी डी डब्ल्यू वी बर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन के फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, और ग्रुप वेलोसिटी का क्या हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी के हो गया। दोनों कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गए अपने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अब क्या करते हैं, रोटेटिंग बॉडी को कंसिडर करते हैं। ये ले लिया अपने जेड ले लिया एक्सिस, ये ले लिया एक्स ले लिया अपन ने, ये ले लिया वाई ले लिया। अब क्या होगा, इसको मैं अगर ओमेगा से रोटेट करवा दूं तो इनके जेड एक्सेस के रोटेशन करवा रहा हूं मैं, किसके एक्सेस में करा रहा हूँ, जेड एक्सेस के रोटेशन करवा रहा हूँ। तो जेड वाला मेरा कंपोनेंट क्या होगा, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो खुद के एक्सेस पे रोटेट करेगा। और जो एक्स और वाई का जो कंपोनेंट होगा वो किस तरह से होगा, रोटेट करेगा। देखिए करते हैं अपन इसको भी। क्या होगा, ये जैसे ही हल्का सा ओमेगा ट्विस्ट हो जाएगा डी थीटा कोण पे, और क्या होगा, ये जो है वाई वाला है ये थोड़ा सा ओमेगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। बोलो समझ पाए कि नहीं पाए। अब क्या होगा, कैसे होगा, देखो ये जो ओमेगा से मैंने रोटेट करवाया तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, ओमेगा टी होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी टाइम लगा इसको रोटेट होने, किसी इंस्टेंट टाइम पे अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो ये थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी हो जाएगा। ये जो एंगल है वो होगा थीटा। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है अपने पास में। ये एरो लगा देते हैं। ये जो होगा एक्स डैश होगा जब टी टाइम पे ओमेगा टी रोटेट करने के बाद का, ये हो गया अपने पास, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया जेड डैश। अब यहाँ पे अपन को कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। किसके निकालना है, क्या पूछा है अपन को, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसका। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, सॉरी इसका लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से आएगा, देखो अपन यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलिए क्या आएगा। पहला एक्स डैश का कंपोनेंट लेते हैं। ये एक्स का जब एक्स की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो किसका आएगा, बोलिए कॉस का आता है। थीटा है तो उसकी तरफ क्या आएगा, कॉस आ जाएगा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन, ओमेगा टी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास में। कौन सा आएगा, कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा अपने पास में। अब ये जो y है इसका भी अपन x डैश की तरफ लेके आएंगे। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये क्या हो गया 90 डिग्री है, बट अपन को यहाँ से यहाँ तक ही लेके आना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही लेके आना है। तो ये जो हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, या फिर थीटा कह सकते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे y cos 90 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब cos 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है बताइए, साइन ओमेगा टी होता है। चलो बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, x cos ओमेगा टी प्लस का आएगा ना साइन, हाँ प्लस का आएगा। तो क्या आएगा, y साइन ओमेगा टी। ये x डैश कंपोनेंट आ गया रोटेटिंग फ्रेम के अंदर। अब इसी तरह अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, y डैश का भी कैलकुलेट करेंगे, हाँ y डैश का भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अपन। तो क्या आएगा देखिए y डैश का, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ इसको मैं। अब करते हैं अपन y कंपोनेंट का। तो y कंपोनेंट का बताइए जरा क्या होगा, ये रहा y पे जाना है अपन को, x को उठा के y पे लेके जाओ, कितना एंगल घूमना पड़ेगा अपन को, यहाँ से लेके y तक तो हो गया 90, उसके बाद में ओमेगा टी, तो 90 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। x का जो कंपोनेंट होगा वो होगा cos 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, थीटा ओमेगा टी ले रहे हैं अपन, प्लस अब आइए नेक्स्ट, ये जो y है इसको तो यहाँ इतना ही एंगल कितना जाना पड़ेगा, ओमेगा टी जाना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे अपन, y cos ओमेगा टी लिख देंगे। सॉल्व करिए इसको, क्या होता है cos 90 प्लस ओमेगा टी। cos का सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है वहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, x ये आ जाएगा साइन
ये आ जाएगा ओमेगा टी, उसके बाद में लिखेंगे y कोस ओमेगा टी। ये जो अपने पास में आ गया सेकंड इक्वेशन आ गई अपने पास में यहाँ से। फिर जो अपन कैलकुलेट करेंगे z का कंपोनेंट करेंगे। z का कौन बताएगा कंपोनेंट क्या आएगा? z का रोटेशन z के अबाउट ही हो रहा है, तो क्या करेंगे अपन, इसका z डैश ही रहेगा। तो ये अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसी तरह अपन वेलोसिटी, इसको अब डेरिवेटिव करेंगे ना, x डैश को, y डैश को, z डैश को, इक्वेशन नंबर 3 को, तो अपने पास में वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। और वेलोसिटी को जब डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास में किसके फॉर्म में आ जाएगा? एक्सेलरेशन के फॉर्म में आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इस तरह आप कर लेना दोनों को डेरिवेटिव करके, तो अपने पास में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है अपने इसका ए पार्ट का। क्या है देखिए, डिफाइन द यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी एंड राइट डाउन द यूनिट। बतानी है अपन को इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस की, तो बताइए यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस विद द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ के रेशियो जो होता है वो अपन डिफाइन किससे करते हैं? यंग मॉडुलस से डिफाइन करते हैं। तो क्या होगा? इन द लिमिट ऑफ, सॉरी यहां लिखेंगे अपन, इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? द रेशियो ऑफ, इससे y से डिनोट कर, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति का जो रेशियो होता है वही अपने पास में क्या निकल के आता है? यंग मॉडुलस निकल के आता है अपने पास में। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है अपने पास में फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है बोलो? फोर्स अपॉन एरिया होता है। और लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होता है अपने पास में क्या होता है? चेंज इन लंबाई अपॉन कैपिटल लंबाई, टोटल लंबाई आ जाएगी अपने पास में। जब इसको अपन सोल्व करेंगे F इंटू कैपिटल L बट्टे L इंटू अपने पास में एरिया आ जाएगा L से। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी बताइए? यूनिट क्या होगी? सॉरी यूनिट क्या होगी बताइए? यहाँ से देख के बताइए यूनिट क्या होगी? L से L, मीटर मीटर कैंसिल हो गई, F की होती है न्यूटन, A का होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो दोस्तों, ये अपने पास में 10 क्वेश्चन हो गए सारे ए पार्ट के।